लहरों पर हिंदुस्तान का दम अब पूरी तरह आत्मनिर्भर होने की राह पर निकल चुका है। साल 2047 तक देश में आत्मनिर्भर नौसेना समंदर की सरहदों की रक्षा करेगी। स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर और युद्धपोत लहरों पर अपनी बेमिसाल ताकत का प्रदर्शन करेंगे। समंदर की गहराइयां स्वदेशी पनडुब्बियों से महफूज रहेंगी और आसमान में भी ताकतवर फाइटर जेट्स आत्मनिर्भर नौसेना का परचम लहराएंगे। ये समंदर के सबसे ताकतवर योद्धा हैं। ये लहरों को चीरते नौसेना के शूरवीर हैं। इनकी ताकत पूरी दुनिया में बेमिसाल है। राष्ट्र की हिफाजत में ये आत्मनिर्भर भारत की मिसाल है। I just want to tell you first that as a Navy, I have given a commitment to our Honorable Prime Minister that 2047 we will have a completely indigenous Navy, whether it be ships, submarine, aircraft, unmanned systems, or weapons, the entire complex. So that is what we are targeting. 2047 is the time we have set for ourselves to say that we will be completely Atmanirbhar Navy. नेवी चीफ का यह बयान हिंदुस्तान की नौसेना के स्वाभिमान का प्रमाण है। ये सबूत है कि हिंद की सेना पूरी दुनिया में अपनी ताकत का लोहा मनवाने के लिए तैयार है। अब नौसेना ने तय किया है कि साल 2047 तक भारत में लहरों के लड़ाके पूरी तरह आत्मनिर्भर हो जाएंगे। यानी 2047 तक एयरक्राफ्ट कैरियर पूरी तरह हिंदुस्तान में ही बनेंगे। फ्रिगेट और डिस्ट्रॉयर युद्धपोतों की तकनीक भी स्वदेशी होगी। नौसेना की हवाई ताकत बनने वाले फाइटर जेट्स और हेलीकॉप्टर भी पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से लैस होंगे। पनडुब्बियां भी अपने देश में ही बनाई जाएंगी और हिंदुस्तान किसी भी उपकरण या हथियार के लिए दूसरे देश पर निर्भर नहीं होगा। ये आत्मनिर्भरता हिंदुस्तान की दूरदर्शी सोच का नतीजा है। हिंदुस्तान अभी से भविष्य की जरूरतों के लिए खुद को तैयार करने में जुट गया है। पूरी तरह आत्मनिर्भर नौसेना के लक्ष्य को हासिल करना आसान नहीं, लेकिन हिंदुस्तान इस मुकाम को हासिल करने का संकल्प ले चुका है। पिछले कुछ वर्षों में भारतीय नौसेना आत्मनिर्भर बनने की राह पर तेजी से आगे बढ़ रही है। इसकी सबसे ताजा मिसाल है आईएनएस विक्रांत। करीब 20,000 करोड़ की लागत से तैयार आईएनएस विक्रांत का 80% से ज्यादा हिस्सा भारत में ही बना है। विक्रांत का निर्माण करके भारत उन चुनिंदा देशों की फहरिस्त में शामिल हो चुका है जो अपने दम पर एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने की काबिलियत रखते हैं। विक्रांत के आने से भारतीय नौसेना की ताकत कई गुना बढ़ चुकी है। विक्रांत समंदर के युद्ध का वो गेम चेंजर है जो हर मोर्चे पर दुश्मन को परास्त करने का दम रखता है। आईएनएस विक्रांत के आने के बाद हिंदुस्तान के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हो गए हैं। नौसेना के पास एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ साथ फ्रिगेट और डिस्ट्रॉयर युद्धपोतों का एक विशाल बेड़ा भी तैयार है। लेकिन नौसेना अपनी ताकत सिर्फ लहरों के योद्धाओं में ही नहीं बढ़ा रही है, समंदर की गहराइयों में भी नौसेना की ताकत लगातार बढ़ रही है। भारतीय नौसेना के पास पनडुब्बियों की ऐसी फौज तैयार है जो पलक झपकते दुश्मनों के युद्धपोतों को निस्तेनाबूद कर सकती है। अब नौसेना अपनी हवाई ताकत को भी लगातार बढ़ा रही है। नौसेना के पास MiG-29 का बेड़ा तैयार है। इनकी तैनाती एयरक्राफ्ट कैरियर पर होती है। इनके अलावा स्वदेशी एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव, कोमोव के A-31 हेलीकॉप्टर, रोटरी विंग एयरक्राफ्ट, सर्च एंड रेस्क्यू के लिए टोही हेलीकॉप्टरों का बेड़ा भी नौसेना के लिए हर वक्त तैयार रहता है। नौसेना के युद्धपोत और एयरक्राफ्ट कैरियर बेहद घातक हथियारों से लैस हैं। युद्धपोत ब्रह्मोस, बराक और टॉर्पीडो मिसाइलों से लैस हैं। कई किलोमीटर दूर से ही दुश्मन के जहाजों को तबाह करने वाली तोप युद्धपोत पर तैनात है। ये लहरों पर हिंदुस्तान की वो ताकत है जिससे टकराने की हिम्मत कोई भी देश नहीं जुटा पाता। अपनी इन्हीं काबिलियत की वजह से भारतीय नौसेना का नाम दुनिया की 5वीं बड़ी नौसेना के तौर पर शामिल हो चुका है। अब नेवी की ताकत को स्वदेशी तकनीक की बुलेट रफ्तार मिल चुकी है, जिसके दम पर आने वाले वक्त में नौसेना पूरी दुनिया में अपनी ताकत का परचम लहराने को तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
और चलिए बात करते हैं उस उत्साह और उल्लास की जिसके लिए हमारा देश जाना जाता है। त्योहारों का सीजन देखिए करीब है और नवरात्र आने में कुछ ही दिन बाकी हैं। कहीं गरबा की तैयारियां चल रही हैं तो कहीं मां दुर्गा की मूर्तियों की सजावट को अंतिम रूप दिया जा रहा है। तो चलिए आपको दिखाते हैं भारत के उल्लास और उत्साह की ये एक झलक। नवरात्र शुरू होने में अब महज चंद ही दिन बचे हैं। पूरे देश में जोर शोर से इसकी तैयारियां चल रही हैं। गुजरात में तो खास तौर से नवरात्र की रौनक देखने को ही मिलती है। पूरा गुजरात 9 दिन गरबा डांडिया के रंग में रंगा जो रहता है। तो चलिए देखते हैं अहमदाबाद इस बार कैसे तैयार हो रहा है नवरात्रों में गरबे के लिए। 2 साल के बाद हम फाइनली नवरात्रि कर रहे हैं तो वो अलग एक्साइटमेंट है। हमें मौका मिल रहा है कि अभी ये पेंडेमिक थोड़ा कम हो गया है और हमें जो छूट छाट मिली है तो इस बार हम सब गरबा प्रेमी बहुत उत्साहित है गरबा खेलने के लिए। बहुत एक्साइटमेंट है बिकॉज 2 साल के बाद कोविड में हमने कहीं घूमे नहीं थे। हम जो खेले ही आए हम लोगों का बहुत एक्साइटमेंट है। हम लोग लास्ट 2 महीने से प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम लोग कॉस्ट्यूम बना रहे हैं, तैयारियां कर रहे हैं। एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा है हमारा। Because past 2 years से नवरात्रि was closed and this year पनघट ग्रुप ने ज्यादा तैयारी की है नवरात्रि की। ये जोश, ये उमंग, ये उत्साह बता रहा है कि गुजरात के सबसे बड़े त्योहार के लिए महफिल सज चुकी है। नवरात्रि के त्योहार में अब बस चंद दिन रह गए हैं, लिहाजा मां अंबे के भक्त पूरे जोश में हैं। गरबा और डांडिया का रंग हर किसी पर चढ़ चुका है। आखिर कोरोना के 2 साल बाद भक्ति और शक्ति का ये त्योहार अपने पूरे रंग रूप में लौट आया है। साल के सबसे बड़े जश्न को मनाने के लिए गुजरात तैयार हो चुका है और अभी जहां पर हम मौजूद हैं वहां पर एक ग्रुप है जो वार्म अप प्रैक्टिस कर रहा है गरबे की। आप देख सकते हैं किस तरीके से ये ग्रुप जो है वो वार्म अप प्रैक्टिस कर रहा है अलग अलग स्टेप्स के साथ, डांडिया के साथ। नवरात्रि का पर्व देश के हर राज्य में मनाया जाता है लेकिन इस पर्व को लेकर जो रौनक और उल्लास गुजरात में नजर आता है वो यकीन मानिए और कहीं भी नहीं दिखाई देता। नवरात्रि के दौरान वैसे तो गुजरात के कोने कोने में गरबा और डांडिया खेला जाता है, लेकिन प्रोफेशनल डांस ग्रुप नए नए स्टेप्स के साथ इसकी खास तैयारी करते हैं। अहमदाबाद के पनघट ग्रुप ने नवरात्रि के लिए खास तैयारी की है। नए नए स्टेप्स और खूबसूरत पहनावे के साथ जमकर रिहर्सल हो रही है। मैंने अलग अलग टाइप के दौड़िया जो होता है, जो फास्ट में करना होता है, उसके मैंने वेरिएशन सीखे हैं। हुडो है, फिर 2 ताली है, 3 ताली है, वैसे हमने दौड़िया बहुत सारे नए नए स्टेप सीखे हैं। ये अप्रोक्स 7 kg का होगा और इस तैयार होने में हमको 1-2 घंटा लग जाता है बिकॉज वेट में भी होता है तो कैरी करना हो तो। इस बार यूनिक स्टेप्स है नए नए कि 1 ताली, 2 ताली, 3 ताली जो ऐसे होते रहते हैं। एंड गरबा इज बहुत यूनिक डिफरेंट स्टेप्स उसके एवरी टाइम आते हैं तो नए स्टेप्स तो आते ही हैं इसमें। कोरोना महामारी की वजह से 2 साल त्योहार का रंग फीका रहा, लेकिन इस बार गरबा प्रेमियों का जोश हाई है। गरबा ग्राउंड पर आकर्षण का केंद्र बनने की हर किसी की तमन्ना है, लिहाजा रिहर्सल फुल ऑन है। सौम्या सिंह, अहमदाबाद, गुड न्यूज टुडे।
अब देखिए, गरबा को लेकर जाहिर सी बात है कि तैयारियां अभी से शुरू कर दी गई हैं और 26 सितंबर से नवरात्र की शुरुआत भी हो रही है। इसीलिए दुर्गा पूजा को लेकर भी पूरे देश में जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। मूर्ति बनाने वाले कलाकार एक तरफ मां की भव्य प्रतिमाओं को अंतिम रूप देने में जुट गए हैं, वहीं दूसरी तरफ भव्य पंडालों का निर्माण भी अपने अंतिम दौर में पहुंच गया है। दुर्गा पूजा के शुरू होने में बस गिनती के दिन बचे हैं। ऐसे में मां दुर्गा की प्रतिमा को कलाकार सजाने और संवारने में जोर शोर से लगे हैं। कलाकारों के आंगन में मां की मूर्ति जीवंत हो रही है। कहीं मूर्तियों को गढ़ा जा रहा है तो कहीं रंग रोगन कर मां का श्रृंगार किया जा रहा है। पूरी सजगता और जी जान से कलाकार लगे हुए हैं। इस दौर में बंगाल से आए कलाकार एक से बढ़कर एक मां की मूर्ति बनाने में जुटे हुए हैं और कलाकार मां के अनेक रूपों को जीवंत करने की कोशिश में लगे हुए हैं। 20 लोगों की पूरी टीम है मेरी और सब मेरे यहाँ पे 3 फीट से लेके 21 फीट तक के माताजी बन रहे हैं और सब बंगाली कलाकारों द्वारा पूरा बंगाल। कहीं मां शेर पर सवार है तो कहीं महिषासुर मर्दिनी का रूप है तो कहीं देवी दुर्गा के साथ महादेव की भी छाया है तो कहीं भोलेनाथ के साथ पूरा शंकर परिवार बैलगाड़ी पर सवार है। कहा जा रहा है कि ये मूर्ति महाकाल कॉरिडोर के लिए बनाई जा रही है। खासकर अभी उज्जैन में एक मूर्ति जा रही है बैलगाड़ी पे एक माताजी बन रही है। वो 24 फीट लंबी है और 11 फीट हाइट है उसकी। क्या खास है उसमें? मतलब पूरे परिवार के साथ में माताजी जा रही, गणेश जी, लक्ष्मी जी, कार्तिक जी, सरस्वती जी, पूरा परिवार साथ में जा रहा। कहाँ पर विराजमान? ये अभी मोदी जी ओपनिंग करने आएंगे, उस चौराहे पे बैठेंगे ये वाले माताजी। इन कलाकारों का कहना है कि वो दुर्गा पूजा के लिए 6 महीने पहले से तैयारियां शुरू कर देते हैं और इनकी बनाई मूर्तियों की डिमांड इस बार काफी ज्यादा है। आसपास के इलाकों के अलावा कई और शहरों में प्रतिमाओं को भेजा जा रहा है। डिमांड के हिसाब से यहाँ 3 फीट से लेकर 21 फीट तक की मूर्तियाँ ऑर्डर पर तैयार की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और नवरात्रों के बाद अब बात करते हैं चार धाम की यात्रा की। उत्तराखंड के प्रसिद्ध चार धामों में से एक केदारनाथ धाम की रौनक अब बढ़ गई है, क्योंकि महादेव के इलाके में सीजन में पहली बार बर्फ जो गिरी है, जिससे लगता है कि जैसे श्रद्धालुओं की मुराद पूरी हो गई हो। एक तरफ श्रद्धालु बाबा केदार का दर्शन कर रिकॉर्ड बना रहे हैं तो दूसरी ओर भोलेनाथ अपने भक्तों के स्वागत में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। केदारनाथ धाम में सीजन की पहली बर्फबारी से मौसम में ठंडक तो बढ़ गई, लेकिन पूरा धाम और खूबसूरत दिखने लगा। बर्फबारी से श्रद्धालु गदगद हैं, क्योंकि उनको 20 सितंबर को दोहरी खुशी मिली है। एक तो धाम में बाबा केदार का दर्शन का सौभाग्य, दूसरा सीजन का पहला स्नोफॉल। यात्री बर्फ से ढकी वादियों को देख रोमांचित हो रहे हैं। उत्तराखंड में पिछले कई दिनों से बारिश हो रही थी, लेकिन बद्रीनाथ, केदारनाथ के अलावा हेमकुंड की ऊंची चोटियों में बर्फबारी से पूरा इलाका चमकने लगा है। धाम के आसपास के पहाड़ों की रौनक बढ़ गई है। केदारनाथ धाम उत्तराखंड के 4 धामों में से एक है, जिसकी खूबसूरती बर्फबारी के बाद और ज्यादा बढ़ जाती है। दूसरी तरफ केदारनाथ धाम की यात्रा इस बार पुराने सभी रिकॉर्ड ध्वस्त कर रही है। 5 महीने से भी कम समय में इस बार 12 लाख तीर्थयात्रियों ने बाबा केदार के दर्शन कर लिए हैं, जबकि अब भी करीब 1 महीने की यात्रा बची हुई है। केदारनाथ यात्रा के इतिहास में पहली बार 12 लाख से ज्यादा यात्री केदारनाथ धाम पहुंचे हैं। 2 साल बाद आए मौके को भोले का कोई भक्त गंवाना नहीं चाहता, इसलिए उम्मीद की जा रही है कि अभी केदारनाथ धाम आने वाले तीर्थयात्रियों की संख्या में और इजाफा होगा। केदारनाथ धाम से
प्रवीण सेमवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए देखिए, अब बात करते हैं। देखिए, हादसे में आपकी और आपके अपनों की जान बच जाए, इसीलिए लोगों को जागरूक करने के लिए हेड कांस्टेबल संदीप ने रोड सेफ्टी के लिए एक रैप सॉन्ग बनाया है। ये रैप सॉन्ग तेजी के साथ वायरल हो रहा है। संदीप पिछले 6 साल से सड़क सुरक्षा के लिए लगातार काम कर रहे हैं और फिलहाल दिल्ली के पटेल नगर थाने में तैनात हैं। संदीप का एक बार रोड एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन हेलमेट पहनने की वजह से जान बच गई थी, जिसके बाद संदीप ने फैसला किया कि वो ट्रैफिक रूल्स के खिलाफ लोगों को जागरूक करेंगे ताकि सड़क दुर्घटनाएं कम हो जाएं। संदीप को उनके इस अनोखे से काम के लिए कई बार सम्मानित भी किया जा चुका है। और चलिए अब आप सुनिए इनका अमेजिंग रैप सॉन्ग। सड़कों पे चलने के होते हैं कुछ रूल मत भूल भाई, रूल मत भूल। बाइक चलाने के भी होते हैं कुछ रूल मत भूल भाई, रूल मत भूल। कार चलाने के भी होते हैं कुछ रूल मत भूल भाई, रूल मत भूल। फोन पे बातें मत कर भिजूल, हेलमेट सीट बेल्ट बांधना मत तू भूल। जेब्रा क्रॉसिंग के भी होते हैं उसूल, पैदल चलने वाले इसे मत भूल मत भूल भाई, रूल मत भूल भाई, रूल मत भूल। आप सभी से अपील है, सदैव यातायात नियमों का पालन करें, अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करें, अपने जीवन को खुशहाल बनाएं, अपने देश को खुशहाल बनाएं। जय हिंद, जय भारत। अब देखिए, सबको हंसने गुदगुदाने वाला खुद ही चला गया सबको रुलाकर। कॉमेडी के सरताज राजू श्रीवास्तव का अपना ही एक अंदाज था। वो अक्सर लालू प्रसाद यादव की कॉमेडी किया करते थे, लेकिन जब उनको लालू जी के सामने परफॉर्मेंस देना पड़ गया तो फिर क्या हुआ, देखते हैं। इसमें किसी को संदेह नहीं कि लालू जी देश के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं। चाहे पार्लियामेंट हो, चाहे कोई जलसा हो या कोई पब्लिक गैदरिंग हो, हमेशा लोग उनको सुनना चाहते हैं और उनकी ओर एक आकर्षण है। यही वजह है कि जितने भी हास्य कलाकार हैं, इंक्लूडिंग शेखर सुमन, जॉनी लीवर, मैं या तमाम लोग, इनकी बातें कर करके सबकी अच्छी इनकम हो रही है। बिल्कुल। लेकिन फिर लालू जी, हम ये भी कहेंगे कि आप देश से ज्यादा हमारे काम आते हैं। थैंक यू। कोई कार्टूनिस्ट, कोई कवि या कोई स्टैंड अप कॉमेडियन लालू जी को टारगेट जरूर करता है, क्योंकि इनकी बात आसानी तक से लोगों तक पहुंच जाती है और कैरेक्टर वही उठाते हैं जो बहुत मशहूर हो। एक बार ओबामा जी ने लालू जी से पूछा, ओबामा ने लालू से पूछा, मिस्टर लालू, कैन यू स्विम? तुम्हें स्विमिंग आता है? नहीं, हमें तो नहीं आता है। इट्स वेरी शेम, स्विमिंग तो कुत्ता भी कर लेता है। आपको आता है? यस, ऑफ कोर्स। तो आप में कुत्ते में क्या फर्क है? सारे नेताओं में जो मेरी जानकारी है, सबसे ज्यादा मेहनती लालू जी हैं हर तरह से। और 120 करोड़ हैं हम लोग। ये भी तारीफ की बात है। हर एक को ये नसीब नहीं है। एक बार इनसे कहा गया कि देश के सब नेताओं में सबसे ज्यादा बच्चे आपके हैं, तो लालू जी बोले, इसका जिम्मेदार कांग्रेस है, इसके पीछे कांग्रेस का हाथ है। फैमिली प्लानिंग की प्लानिंग कांग्रेस लेके आई थी और उस जमाने में हम विपक्ष में थे, तो उनकी हर योजना का विरोध करना हमारा धर्म था। राजू श्रीवास्तव ने अभिनय की दुनिया में काफी हाथ आजमाया, लेकिन जब उनका सामना सदी के महानायक से हुआ
तो कैसा हो गया माहौल, आपको दिखाते हैं। आपको अपनी मिमिक्री पसंद आती है? राजू श्रीवास्तव बहुत कल से इंतजार कर रहे हैं कि आप आएंगे यहाँ पर, और अपने हर सेशन में यहाँ पर वो एक बार जिक्र जरूर कर जाते थे कि अमिताभ जी आने वाले हैं, अमित जी आने वाले हैं। हर बार ये जिक्र होता था। अभी 2 लाइनें बोलकर बैठ गए। हेलो 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 हेलो, आवाज बढ़ाओ तो बेस आए। मैं मशीन के जरिए बेस बढ़वा लेता हूं, क्योंकि अंदर से नहीं है। सर वो आपकी सारी फिल्में बहुत बार देखी हैं, और कई बार सिनेमा हॉल में पकड़ा गया हूं, क्योंकि स्कूल छोड़ के बैठा हुआ था वहां। तो अम्मा पीछे से आके ढूंढ लेती थी, वो उसको गेट कीपर को कुछ पैसे दे देती थी, वो बता देता चौथा है, चौथा बाएं से चौथा बैठा है। वो पीछे से पकड़ा, यहाँ बैठे हो तुम, अब तुमका अमिताभ बच्चन खाना दे हैं। खाने के लिए हमरे पास आवत, हमारा करेजा खा लो। फिल्म देखा तो अमिताभ बच्चन तुमका खाना ना दे हैं। लेकिन बाद में जब मैं आपकी मिमिक्री से कमाने लगा तो मैंने कहा अम्मा अमिताभ बच्चन ही खाना दे रहे हैं। आज एक मैंने सीन किया था कि त्रिशूल फिल्म में जब त्रिशूल में वो सीन था कि आप बिल्डिंग खरीदते हैं और इफ्तिखार बिल्डर हैं, उनसे खरीदते हैं, तो ज़्यादा पैसे आप दे रहे हैं उस बिल्डिंग के, उसकी कीमत से ज़्यादा दे रहे होते हैं। तो वो इफ्तिखार कहते हैं विजय विजय माफ कीजिए आप अच्छे, आपको धंधा करना नहीं आता। अगर आप कहते तो मैं इस बिल्डिंग के 5-10 लाख रुपए कम कर सकता था। फिर आप कहते हैं माफ कीजिए डॉक्टर साहब, माफ कीजिए, बिजनेस करना तो आपको नहीं आता। अगर आप कहते तो मैं इस बिल्डिंग के 5-10 लाख रुपए आपको ज्यादा दे देता। ऐसी तो पूछते हैं ऐसी क्या खास बात है इस बिल्डिंग में? डॉक्टर साहब, ये बिल्डिंग जब बन रही थी तो मेरी मां ने इसमें मजदूरी की है, सर पे ईंट और पत्थर ढोए हैं। फिर इसके आगे मैंने जोड़ा है जो फिल्म में नहीं था, विजय वो आजकल तुम्हारी मां कहां है? जी क्यों? नोएडा में 2-4 बिल्डिंगें मेरी और शुरू हो रही हैं। अब देखिए, राजू श्रीवास्तव को श्रद्धांजलि देने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। आज सब गमगीन हैं। उनके साथ मंच साझा करने वाला कॉमेडियन एहसान कुरैशी आखिर उनके लिए क्या कुछ कह रहे हैं, वो सुन लेते हैं। बिना किसी भेदभाव के सबका मनोरंजन करते रहे, आज वे हमारे बीच में नहीं है। मैं प्रदेशवासियों की ओर से दिवंगत आत्मा की शांति की कामना करता हूं, शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। ईश्वर उन्हें सद्गति प्रदान करे, यही प्रार्थना करता हूं। बहुत अफसोस है, राजू श्रीवास्तव जी आज हमारे बीच में नहीं रहे हैं। राजू श्रीवास्तव जी बहुत गरीब परिवार से निकल करके अपनी मेहनत से, अपने संघर्ष से और अपने टैलेंट से ही कई स्टेज से लेकर के देश और दुनिया में उन्होंने अपनी पहचान बनाई। ऐसे कॉमेडियन और ऐसे हुनर के लोग कम पैदा होते हैं। बहुत ही दुखद समाचार आज हम सबको सुबह सुबह मिला है। दुनिया को हंसाने वाला राजू श्रीवास्तव, अपना भाई, जन जन का चहेता, एक राष्ट्रवादी व्यक्ति, हमेशा दूसरों की खुशी में अपनी खुशी देखने वाला राजू श्रीवास्तव भैया नहीं रहा। बहुत संघर्ष करके आए थे, वो स्ट्रगल करके आए थे। और ये समझो कि कॉइन चलते थे ना सिक्के, पहले वो लेके बैठते थे। हेलो, मैं राजू श्रीवास्तव जी, काम हो तो जरूर बताइएगा, मैं इस जगह हूँ।
तो उस दौर का संघर्ष उनका, रेंट पे रहना, एक कमरे में 4-4 लोग मिलकर रहना, वहां से सफर शुरू किया था राजू भाई ने। लेकिन इस वक्त उनकी याद बिल्कुल आएगी। हम लोग सब टूट से गए, ऐसा लग रहा हमारा परिवार बिखर गया, हमारे परिवार का एक सदस्य चला गया। और बड़े भाई जैसे थे, आगे पीछे दुख में, सुख में, हंसी में साथ देते थे, पूछते थे। उनकी मुस्कुराहट बता देती कि हमारे लिए कितना प्यार है उनके दिल में। लंच टाइम के अंतिम पड़ाव में अब आपको दिखाते हैं कुछ महान व्यक्ति के विचार। आइए डालते हैं नजर आज के विचार पर। सुकरात ने कहा है कि दुनिया में केवल एक ही चीज अच्छी है, वो है ज्ञान, और एक ही चीज बुरी है और वो है अज्ञान।